हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कैसे चल रहे हैं क्लासेस? कैसे चल रहे हैं तुम लोग के? अच्छी पढ़ाइयाँ चल रही है? क्लासेस तो मैं दे रहा हूँ, सबका मज़ेदार रिवीजन चल रहा है। चलो बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे ही क्लास करते चलो। जितना तुम क्लास कर रहे हो, अगर वो सारे क्लासेस का तुम अच्छे से नोट्स बना रहे होगे, मेरे सारे क्लासेस को अगर तुम मेडिटेशन के साथ अच्छे से सुन रहे होगे, कंटिन्यू क्लास को कर रहे हो, देन देयर इज नो डाउट बेटा, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। पूरा मैं कंप्लीट तुमको दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट क्लास में तुमको दे रहा हूँ। इसी प्रोसीड्योर में आज तुम्हारे लिए मैं फोर्स का एक क्लासेस और लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैं तुम्हारे लिए एक क्लास और लेकर आया हूँ। इस क्लास को आज हम लोग अच्छे से करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे, उसके अच्छे कंसेप्ट को उसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। चल तो फिर अब आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने चीज़ों पर। तो आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिवीजन कर रहे हैं बच्चे। और आज के रिवीजन से पहले एक बार मैं प्रीवियस क्लास को तुमको यहाँ पर कुछ दिखला लूँ, तो आज का क्लास को कंटिन्यूड होने में तुमको अच्छा लगेगा। इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुम लोग को कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन किए थे, और वहां पर मैं तुम लोग को बताया था कि कूलम्ब्स ने बताया कि बाय द वे यू टेक अ टू चार्ज Q1 एंड Q2, अगर दो आप आवेश लेते हो और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है और इनके बीच में लगने वाला अगर फोर्स F है, तो कूलम्ब साहब ने बताया कि दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर एक साथ मर्ज कर लोगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, और K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर नहीं बोलूंगा, इसका तो कंप्लीट एक क्लास दिया हुआ है, इन सभी चीज़ों का कंप्लीट एक क्लास दिया हुआ है, तो मैं इन चीज़ों का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। और उन्होंने बताया था कि द अमाउंट ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सारी बातें तुम लोग को काफी डिटेल, बहुत अच्छे से बताया जा चुका है बच्चे। तो अगर इस K के वैल्यू को तुम यहां पुट कर लो तो तुम्हारा फॉर्मूला आ रहा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मैं इस फॉर्मूले पर बहुत सारे तुम लोग को सम्स बनवाया था, बहुत सारे तुम लोग को मैं न्यूमेरिकल्स बनवाया था। मैं आज तुमको थोड़ा सा इसको रिकॉल इसलिए किया क्योंकि अभी जो तुम्हें देख रहे हो ये तो फोर्स है, बट दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। ये कूलम्ब फोर्स का स्केलर फॉर्म है। नाउ वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट क्वेश्चन। आई हैव नीड टुडे द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स एंड दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्केलर। सो हम सबसे पहले मेरे को लगा कि क्यों ना हम लोग एक बार रिकॉल आकर के अपने आप को एक बार चैंड हो लेते हैं, हम लोग एक लिंकअप कर लेते हैं। कल क्लास को आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, लिंकअप कर लिए, मतलब आज का पूरा क्लास इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चे इसको तुमको ध्यान में रखना है, इस बात को तुम ध्यान में रखोगे कि अगर दो चार्ज है, दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर है, इनके बीच में लगने वाला अगर फोर्स है, तो फिर तुम इस फॉर्मूले को ध्यान रखो कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक्स पर चलते हैं कि अगर बाय द वे मेरे को एक कूलम्ब फोर्स पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में मेरे को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे पहले तो मेरे को तुम ये बता दो कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो जब मैं तेरे को क्लास 11 का वेक्टर का क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि वो वेक्टर जिसका मेजरमेंट आर्बिट्रेरी ओरिजिन से हो, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो दिस लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सपोज दिस इज द r, नाउ दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आई हैव नीड टू डिट दिस टाइप ऑफ पोजीशन वेक्टर डेट अगर तुम्हारे पास दो चार्ज है, मे बी अगर तुम्हारे पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर अगर है, तो फिर बताओ पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में तुम्हारा इसका क्या फॉर्मूला आने जा रहा है। बच्चे ध्यान देना, ये चार्ज यहां पर बाय द वे Q1 है, यहां पर एक Q2 है, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, इस Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस R21 है। ये जो Q1 है Q2 पर एक फोर्स लगाएगा, पक्का लगाएगा। बाय द वे एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, तो एक फोर्स तो ऐसे लगेगा ही, ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो एक चार्ज 1 चार्ज 2 पर जो फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं F21, और उसी प्रकार से 2 भी 1 पर एक फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लगा रहा है इसको हम बोलते हैं F12। ये हो गया F21
अगर तुम चाहो तो यहाँ वेक्टर का साइन दे देना, और F12 तुम यहाँ वेक्टर का साइन दे देना। उम्मीद करें ये दोनों मामला समझ में आ रहा है। यहां पर बाय द वे अगर ओरिजिन है तो एक डिस्टेंस यहां से होगा, एक डिस्टेंस यहां से होगा। इसका मतलब ए पोजीशन वेक्टर अगर इनिशियल है तो R1 हो गया, ए पोजीशन वेक्टर फाइनल है तो ये R2 हो गया। इसी डिस्टेंस को R21, अब जरा बात को ध्यान देना, अगर तुम बाय द वे ऐसे मेजर कर रहे हो तो डिस्टेंस हो गया R21, लेकिन अगर तुम ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो हो जाएगा R12। एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि R12 और R21 ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने से ये दोनों के बीच का जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो माइनस में लिखूंगा। कहने का मतलब ये जब आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो बच्चे आज का अपन क्वेश्चन क्या है? आज का अपन क्वेश्चन है कि कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। कूलम्ब्स लॉ ही मेरे को आज भी फाइंड करना है, आज मेरे को कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताना है, लेकिन इन द सेंस ऑफ, इन द लैंग्वेज ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैंने इसका यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखा। Q1 Q2 मैंने 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, एक का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर बोले तो Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। Q2 जो Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लग गया वो अब F21, जस्ट लाइक अगर Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लग गया उसको हम F12 कह रहे हैं। नाउ हम लोग लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डॉट R कैप। बच्चे इस चीज के बारे में भी तुम एक बार यहां पर ध्यान देना कि जो अभी तुम कूलम्ब्स ने पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। If you have need the vector form of coulombs, now take a some unit vector in these topics। अगर इसमें तुम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हो तो फिर ये जो स्केलर है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है और मेरे को उसको वेक्टर के फॉर्म में अगर बाय द वे एक्सप्लेन करना है तो मैं यहां पर अगर एक यूनिट वेक्टर ले लूं तो मेरे को फिर हो गया, हम एप्लीकेबल हो गए कि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में शो कर सकता हूं। तो बेटा मैंने यहां पर आर कैप ले लिया, और दिस आर कैप क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर जैसे ही मैंने लिखा तैसे ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। एक अलग इशू है कि अगर और तुम इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आर कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर। आर कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर। अगर इस वैल्यू को तुम यहां पर रख दो तो फिर एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RQ डॉट R वेक्टर। ये फॉर्मूला को भी मैं आगे जाकर के यूज करूंगा, बट आई हैव नीड टुडे दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। आज मेरे को इसका जरूरत है, और अगर इसका भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे जाकर के यूज कर लेंगे। फिर से एक बार सुन लो, मैंने क्या बोला? मैं बोला कि कूलम्ब्स लॉ को अगर स्केलर के फॉर्म में, मैं बहुत फाइनली समरी बोल रहा हूं, अगर कूलम्ब्स लॉ को स्केलर के फॉर्म में बाय द वे तुम लिखते हो तो तुम कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स निकालना है, तुमको न्यूमेरिकल बनाना है, तो तुम अभी तक फॉर्मूला यूज कर रहे थे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन आज जब तुमको पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में पढ़ाई करना है तो पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि तुमको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मैंने तेरे को बताया कि किसी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बच्चे कैसे कन्वर्ट करोगे? तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वह स्केलर फॉर्म आराम से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी चीज को मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसको यूज करूंगा तो बच्चे ये इस तरह से यूज होगा, जरा गौर करोगे। यहां पर मेरे को F12 लिखना है, मैं F12 लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 तो होगा। एक चार्ज कितना है? Q1। एक चार्ज कितना है? Q2। डिस्टेंस कितना है? R, तो R स्क्वायर। और ये मैंने R12, यहां 2 रहेगा तो 2 ले लेना। R21 से मैंने क्या किया? यूनिट वेक्टर। ये देखो ये आर कैप है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को, इस आर कैप को अगर हम ब्रेक केवल आर कैप ही लिखोगे तो चलेगा। आर कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर, और इस वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दो, अभी तुमको हम जस्ट प्रीवियस कुछ मिनट पहले तुमको बताए कि जैसे अगर इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई RQ इंटू आर वेक्टर। लेकिन अब तुम इस आर वेक्टर का वैल्यू निकालो। अब जरा गौर करोगे, अब फिर से एक बार वेक्टर में आओ। ए देखो, ए हो गया R2, ए हो गया
R2 R और ये हो गया R1। अब देखो तो तुम वेक्टर में, वेक्टर्स लॉ में तुम पढ़ चुके हो कि अगर हेड एंड टेल मिलता है तो जुड़ता है। मैं तेरे को वेक्टर में काफी डिटेल, बिल्कुल कितना बार हम लोग इस लैंग्वेज को बोलते थे कि अगर हेड एंड टेल मर्ज होगा तो ऐड होगा, अगर हेड एंड टेल मर्ज होगा तो ऐड होगा। तो जरा गौर करो तो ये दोनों वेक्टर में ये हेड एंड टेल मर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा। कौन कौन जुटेगा? R2 प्लस R, और जो टेल एंड टेल हेड एंड हेड को मिलाता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। वो वेक्टर जो हेड एंड हेड टेल एंड टेल मिलता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। एंड द सम ऑफ दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट, सो R2 प्लस R इज इक्वल टू R1। यहां से तुम अगर R का मान निकालोगे तो R इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मतलब R का मान निकल गया। इस R का मान यहां भी तुम पुट कर दो, इस R का मान यहां भी तुम पुट कर दो, और यहां जब तुम पुट करोगे तो ये तो हो गया R1 माइनस R2, और यहां पर जब तुम पुट करोगे तो हो जाएगा R1 माइनस R2 का मोड Q। यस, ये मोड है बेटा, अगर ऐसे साइन देते हैं तो मोड हो जाता है। ये मोड क्या शो करता है? ये मोड मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब तुम गौर करो कि मेरे को मोड देने की क्या जरूरत हो गई। तुम यहां आर क्यू लिख रहे हो और ए वाला आर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि तुमको यहां पर मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा, आर के मैग्नीट्यूडनल वैल्यू को लिखना होगा। सॉरी, आर के इस मैग्नीट्यूडनल वैल्यू को हम लिखेंगे तो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसीलिए मैंने यहां लिखा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड क्यू, और इस R का मतलब लिख दिया R1 माइनस R2। जैसे एक फोर्स यहां पर निकला वैसे ही दूसरा फोर्स तुम आराम से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो यहां पर भी रहेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अब जैसे बाय द वे तुम ए फोर्स निकाले, अब इस बार ए फोर्स निकाल रहे हो तो फिर वहां पर डायरेक्शन बदल जाएगा कि अगर ये R1 माइनस R2 है तो फिर वहां पर हो जाएगा R2 माइनस R1 का Q इंटू R2 माइनस R1। तो बच्चा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तुमको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इस क्वेश्चन को अगर थोड़े से शॉर्ट में और देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। ए देखो, ए बाय द वे ग्राफ था, एक चार्ज तुम्हारा यहां पर था, एक यहां पर था। यहां Q1 है, यहां पर Q2 है। यहां का पोजीशन वेक्टर R2 था, यहां का पोजीशन वेक्टर R1 है। बेटा, सबसे पहले तुम ये डिस्टेंस को फाइंड कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है। अभी मैं यहां पर एरो का साइन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक बार तुमको इस डायरेक्शन में मेजर करना होगा, एक बार तुमको इस डायरेक्शन में मेजर करना होगा। बाय द वे, ये डिस्टेंस अगर R है तो सबसे पहले बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। लेकिन अगर तुम इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, मतलब सेकंड फोर्स जब फाइंड करोगे, तब हो जाएगा R2 माइनस R1। कूलॉम का जो स्केलर फॉर्म होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। मैंने बोला था कि वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको R कैप देना चाहिए, और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि R कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R वेक्टर अपॉन R। इस वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दो तो A वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहां RQ हो जाएगा, और यहां R वेक्टर। अगर तुम बाय द वे इस R का वैल्यू फाइंड कर लो, तुम्हारा काम चकाचक हो जाएगा। इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करके रखे हुए हैं R1 माइनस R2। अगर हम यहां पर 2 1 निकालेंगे तो हम यहां लिख देंगे R के बदले क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। और यही नहीं, फिर तुमको यहां भी लिखना होगा, लेकिन यहां लिखते समय तुम एक बात का केयर करना कि तुमको मैग्नीट्यूड लिखना है। वैल्यू तो तुम वही लिखोगे R1 माइनस R2, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए तुमको मोड डाल देना होगा और फिर यहां पर Q दे दोगे। बच्चा, ये फॉर्मूला हो गया। और जैसे तुम्हारा एक फॉर्मूला हुआ F21 के लिए, वही अगर तुम F12 के लिए निकालोगे तो फिर केवल डायरेक्शन बदल देना और 1 माइनस 2 को तुम 2 माइनस 1 कर लेना। तो उम्मीद करें कि बच्चे तुम लोग का क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया, पक्का समझ में आया। तो चलो, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को तुम लोग 1-2 बार लिखना, और अगर बाय द वे तुमको कोई दिक्कत होगा तो तुम जानते ही हो कि मेरे से तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते रहते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम क्लास को करते हो, इसका रिस्पॉन्स लेते हो। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो तुम मेरे से पूछते हो, और कहीं कहीं पर कोई और बातें होती हैं तो मेरे से हम लोग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर आ रहे हैं, एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा, मान लो कि ये कोई टेस्ट चार्ज है Q, और ये सारे के सारे इसके मल्टीपल चार्ज हैं। ए काला, ब्लू, हरा, पीला, जितना भी है ये सारा का सारा इसका मल्टीपल चार्ज है।
अब अगर इसका मल्टीपल चार्ज है तो ये तुम देखो एरो का साइन, इस एनिमेशन से तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जितने भी चार्ज हैं वो सारे के सारे चार्ज इस मेन चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं। एक साथ सारे के सारे फोर्स इस बॉडी पर एक साथ चार्ज लगा रहे हैं। तो यहां पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, ये टोटल फोर्स ये सभी के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मूल आवेश पर लगने वाला कुल बल, टोटल फोर्स ऑन द मेन चार्ज इज द सम ऑफ forces, individual forces is the vector sum of, not only sum, is the vector sum of individual force applied by all multiple charges। जितने भी मल्टीपल चार्जेज हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चार्जेज जो मेन चार्ज पर टोटल फोर्स लगाता है, वो अमाउंट ऑफ दिस टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम, बार बार मैं इसको फोकस कर रहा हूं, वेक्टर सम। वेक्टर सम कहने का मतलब होता है कि आपको यहां वेक्टर का साइन दे दो, मतलब आपको जो भी चर्चा करना है वो डायरेक्शन के साथ चर्चा करना है, पूरे आप डायरेक्शन को आपको ध्यान देना होगा। तो बाय द वे अगर नेट फोर्स F है तो देन दिस नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या मतलब, मान लो बच्चा कि एक तुम किसी गाड़ी में जा रहे हो और वो गाड़ी बंद हो गई। अब ड्राइवर साहब तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे पैसेंजर्स प्लीज थोड़े गाड़ी को पुश कर दो, थोड़े गाड़ी को धक्के दे दो। और वो गाड़ी को, सारे पैसेंजर्स आते हैं और गाड़ी को धक्के देते हैं और फिर वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे सिचुएशंस में एक बात समझने को है कि पैसेंजर्स इज लाइक ए मल्टीपल चार्जेज ऑफ योर होल बस। और इस पूरे बस पर जो लगने वाला फोर्स है, दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस टोटल फोर्स इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जितने पैसेंजर्स ने फोर्स लगाया वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर है। एक चीज वहां पर हम लोग को समझने का जरूरत है कि जो भी फोर्स वहां पर लग रहा था वो फोर्स सारे फोर्सेस के सम के बराबर हो रहा है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने देखा कि उस गाड़ी पर लगा हुआ जो कुल बल है वह बल सभी बलों के सदिश योग के वेक्टर सम के बराबर है। बोले तो F इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn। अब बाय द वे बच्चा, अगर तुम कहीं से F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, डॉट डॉट Fn का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज को बाय द वे तुम अगर नोट कर लो, कहीं से अगर तुम फाइंड कर लो और फाइंड करके अगर तुम यहां पर पुट कर दो तो कितना अच्छा रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहले तुमको एक फिगर पर लाते हैं। फिगर पर ध्यान देना। बाय द वे तुम एक 3D ग्राफ ले लो। मान लो कि यहां पर नेट चार्ज है Q और नेट चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स है F। फिगर पर ध्यान देना बेटा। और बाय द वे इसका पोजीशन वेक्टर है R। अब तुम्हारा एक मल्टीपल चार्ज में भी यहां पर है। इस चार्ज को हम Q1 लेते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को हम R1 लेते हैं और ये जो यहां पर फोर्स लगाया उस फोर्स को बाय द वे हम F1 लेते हैं। फिगर देखते जाना। मेरे से फिगर अगर बनाते हुए तुम देखोगे तुमको बनाने में सुविधा होगी। जस्ट लाइक तुम बाय द वे एक मल्टीपल चार्जेज में भी तुम यहाँ पर Q2 लेते हो, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और ये जो यहाँ पर फोर्स लगाया उस फोर्स को बाय द वे तुम F2 ले लो। उसी प्रकार से इधर भी कुछ ले लो, अच्छा लगेगा देखने में। मे भी तुम एक चार्ज Q3 ले लिए, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है और इसने जो फोर्स लगाया उसको बाय द वे तुम F3 ले लिए। चलो एक Fn ले लेते हैं, Qn ले लेते हैं। एक Qn है, पोजीशन वेक्टर Rn है और इसने जो फोर्स लगाया उसको हम बाय द वे ले लेते हैं Fn। तो यहां पर ये जो लगने वाला टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स ये सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब ऐसा करते हैं कि यहां से हम सिर्फ एक फिगर को कट करके बाहर निकालते हैं ताकि तुमको कैलकुलेशन समझने में एकदम सुविधा हो जाए। तो हम अगर एक फिगर को कट करें बेटा, एक फिगर बोलने का मतलब हुआ पहला फोर्स को केवल कट करके निकाले। तो अब तुम फिगर को ध्यान देना, ये 3D फिगर है। यहां पर क्या था, यहां पर Q था, ए फोर्स F था, यहां पर Q1 था, इसने फोर्स लगाया F1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R है। तो तुम सभी बच्चे अभी जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और प्रीवियस क्लास भी जब तुम मेरा किया था तो तुम लोग को पता था कि कूलम्ब फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस एनी हाउ पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फार्मूला है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब एनी हाउ तुमको R पता होना चाहिए। R क्या है बच्चा, तो R है ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब ये तुम कैसे निकालोगे, तो ये देख लो, ये R1 है। बाय द वे तुम इसको कुछ ले लो, x ले लो, x ले लो, तो तुम क्या कहोगे, तब तुम कहोगे कि R1 प्लस एक्स इज इक्वल टू R कहोगे ना।
ए हेड एंड टेल मिल रहा है, ए हेड एंड टेल मिल रहा है तो ऐड होगा। कौन ऐड होगा? R1 प्लस x इज इक्वल टू R। और तुमको किसका जरूरत है? ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x का जरूरत है। अगर x फाइंड करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R1, x इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R1। और अब तुमको फोर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। फोर्स का मतलब पहला फोर्स तुम अगर फाइंड कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0। एक चार्ज क्या हो गया बच्चा? तो एक चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज क्या हो गया? दूसरा चार्ज हो गया Q2, और नहीं सॉरी Q, और क्या होता है बाई मोड Q, R माइनस R1 का मोड Q इंटू R माइनस R1। ए क्या निकल गया? ए F1 निकल गया। उसी प्रकार से अब तुम सिमिलरली कर लेना, F2 कर लेना। क्या हो जाएगा बेटा? 1/4πε0, ये तो Q2 रहेगा, ये Q रहेगा और यहाँ हो जाएगा R माइनस R2 का Q, और यहाँ हो जाएगा R माइनस R2 डॉट डॉट डॉट। अगर हम लोग Fn फाइंड, अगर डॉट डॉट Fn फाइंड कर लें तो 1/4πε0 ये Qn हो गया, Q हो गया, R माइनस Rn का Q हो गया, और R माइनस Rn। अब बेटा जब तुमको सम करना है, अभी तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़े कि जो टोटल फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर होता है, मतलब तुमको ऐड करना है। जब तुम बेटा इसको ऐड करोगे, बिल्कुल यहाँ पर केयर करना, मैं यहाँ अच्छा से बता दे रहा हूँ, तो जब तुम ऐड करोगे तो Q और 4πε0 कॉमन है। देख लो सारे में है, Q भी है, 4πε0 भी है, ये पूरा का पूरा कॉमन है। तो फिर बच का गया तुम्हारे पास, अब बच गया तुम्हारे यहाँ पास Q1, यहाँ बच गया R माइनस R1 का Q, अब वहाँ देखने का, और यहाँ इंटू R माइनस R1 प्लस, अब तुमको वहाँ देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से सिमिलरली आगे बढ़ो, Q2 R माइनस R2 अंडर मोड R माइनस R2 का Q प्लस डॉट 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 प्लस Qn R माइनस Rn R माइनस Rn का Q, और यहाँ पर तुम ब्रैकेट को बंद क्लोज कर दो। इसका मतलब F इज इक्वल टू, अब जरा केयर करना, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, Q/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। सॉरी, ऐसे इक्वेशंस तुमको मिल रहे हैं जो एक सीक्वेंस के साथ तुम्हारे साथ कंटिन्यूड है। ए पहला टर्म हो गया सारा, ए सेकेंड टर्म हो गया, ए तीसरा टर्म हो गया, ए चौथा टर्म हो गया, ए पांचवा टर्म हो गया, एनवा टर्म हो गया। दैट मीन्स तुमको कोई भी सीक्वेंस का अगर तुमको कोई भी टर्म्स कोई भी बंदा निकालने के लिए कहे तो यस तुम यहाँ पर लुक करोगे, एक कंपैरिजन करोगे, एक और दोनों को क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करके तुम एक उनको मिला दोगे, यस सर दिस इज द योर 10th टर्म्स, दिस इज द 11th टर्म, दिस इज द 15th टर्म्स। तो फिर अगर एक ही सीक्वेंस के साथ मेरे को एक इक्वेशन आगे की ओर बार बार ऐड करने के लिए मिले, तो मैथमेटिक्स ने मेरे को बताया कि आप इतना लेबर क्यों कर रहे हो, आप सिग्मा कर दो। एक ही जैसे पद अगर बार बार आवे और उन्हें मेरे को ऐड करना है, मेरे को प्लस करना है, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप क्या करोगे, उनको सिग्मा कर दो। तो चल बेटा मैं भी इसको सिग्मा कर रहा हूं, तो चलो मैं सिग्मा ले लेता हूं। लेकिन जब मैं सिग्मा करूंगा तो मेरे को लिमिट भी देना होगा। लिमिट का मतलब होता है कि फ्रॉम n2 कहां से o वैल्यू शुरू होता है, जैसे 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है। इसका मतलब तुम यहां पर लिख दो i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। सबसे पहले तो तुमको मैं सिग्मा लिखने के लिए बता देता हूं। अब सम में सिग्मा लिखने का तरीका होता है, देखो ये जो तुम वैल्यू देख रहे हो ना यहां पर, तो तुम थोड़े केयरिंग करो, इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो चेंज हो रहे हैं। चेंज होने का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब फर्स्ट टर्म है तो 1 हो गया, सेकंड टर्म है तो 2 हो गया, एनवा टर्म है तो n हो गया। लेकिन कुछ टर्म है जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, जैसे r कभी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, नीचे में भी r है, r है, सब जगह r है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चे जब आप सिग्मा में लिखोगे तो Q/4πε0 को तो बाहर निकाल ही लिए हो, तो इसको जब तुम सिग्मा करोगे तो जो चेंज होने वाला है उसको QI लिखना। Q चेंज होने वाला है तो QI, R नहीं चेंज होने वाला है तो ज्यों का त्यों, AR चेंज होने वाला है तो RI अपॉन R माइनस RI का Q। और बच्चा ए जो वैल्यू आया ये वैल्यू हो गया आंसर। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अच्छे से देख लो, बाय द वे अगर तुमको यहाँ ज़्यादा समझ में आया होगा तो तुम यहाँ से ही नोट्स बना लेना,
और मे भी अभी मैं तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल कलर्ड वर्ड सामने ला रहा हूँ, अगर वो समझ में आएगा बेटा तो फिर क्या करना, तुम वहाँ से नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने का तरीका होता है कि वीडियो जहाँ पर चल रहा हो, अपना जो क्लास जहाँ पर चल रहा हो उसमें पाउज फैसिलिटीज़ है, आप पाउज कर लेना और पाउज करके और वीडियो को रोक करके और जो तुम्हें नोट करना होगा उसको अच्छा से नोट कर लेना। अगर बाय द वे कहीं पर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो मेरे से संपर्क करने का तुम्हें फैसिलिटी है, बिल्कुल करना। जो बात मैं तुमको वहाँ बताया हूँ एग्जैक्ट वही सारे के सारी चीज़ें मैंने तुमको यहाँ बताया कि F1 to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। मैं थोड़ा सा तुमको सुपर पोजीशन में आऊँ, Q1 Q2 बाई, अब यहाँ पर Q R माइनस R1 का Q R माइनस R1, R माइनस R2 का Q R माइनस R2। अब मैंने कॉमन ले लिया, जब मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जब मैं सिग्मा करूँगा, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पर तुमको एक और फिगर यहाँ पर क्लियर फिगर दिया हूँ, तुमको जो फिगर अच्छा लगे उसे बना लेना। और मैंने जब इसे Q नेट निकालूंगा तो मैं सिग्मा करूँगा, तो वही मैंने बोला था कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, तो यहाँ पर तुम n, यहाँ पर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते थे I = 1 से लेकर n तक। 1 देने का कोई इशू नहीं होता है क्योंकि 1 से तो शुरू होता ही है कोई चीज़ लेकिन फिर भी तुम दे लो। तो ये हो गया QI R माइनस RI का Q इंटू R माइनस RI। और बच्चा ये आप लोग का हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से एक बार बोल दूं, अध्यारोपण का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पर जो टोटल फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। मैंने बारी बारी से सारे फोर्सेस का वैल्यू निकाला, सबको मैंने इक्वेशन में रख दिया। कुछ वैल्यू कॉमन थे उसको मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। अंदर रहने वाले में दो तरह का वैल्यू मेरे को मिला, कुछ वैल्यू ऐसे थे जो चेंज हो रहे थे, कुछ वैल्यू चेंज नहीं हो रहे थे। चेंज होने वाले वैल्यू को मैंने आई शो किया और जो चेंज नहीं हो रहे थे उनको मैंने ज्यों का त्यों उनको मैं जैसे ही छोड़ दिया और हम लोग को इक्वेशन मिला और वो इक्वेशन हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद करें बच्चे कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इस बेस्ड पर दो चार सम्स देखते हैं। सारे के सारे अच्छे सम्स आज आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4 चार्जेज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर लेइंग ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर चार चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ पर Q4 है। यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नेट कूलम फोर्स ऑन Q2। यहाँ पर कितना फोर्स टोटल लगेगा, हम लोग से ये पूछ रहा है कि Q2 पर लगने वाले टोटल फोर्स कितने होंगे। और बच्चा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि वो जो 4 फोर्सेस लग रहा है, तो द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q2 आर कैंसिल बिकॉज इक्वल। तो केवल क्या लगेगा, केवल Q2 और Q4 के बीच में लगने वाला जो चार्ज होगा। अब देखो बेटा क्या तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो तुम वैल्यू, ये देखो जितना चार्ज जितना फोर्स यहाँ से यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से यहाँ भी लग रहा है, क्योंकि जितने भी चार्जेज हैं वो सारे के सारे चार्जेज 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर 3 फोर्स निकल रहा है। सबसे पहले तुम ध्यान दो, एक फोर्स यहाँ पर F1 निकल रहा है, एक फोर्स यहाँ पर F2 निकल रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फोर्स F1 हो गया, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F2 हो गया और यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक लगने वाला फोर्स F3 हो गया। तो ये F1 और F2 तो इक्वल है, नहीं इक्वल है। देखो चार्ज फोर्स निकालने का लिए तुमको 3 चीज जरूरत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, Q1 Q2 और R का जरूरत है, R स्क्वायर का। तो इसका Q1 Q2 और R, इसका Q1 Q2 और R दोनों इक्वल हो गया और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक का डायरेक्शन इधर है दूसरे का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये फोर्स तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, F1 और F2 दोनों बराबर है लेकिन निगेटिव है, तो ये तो चला गया फोर्स। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा केवल यहाँ पर जो एक फोर्स रह गया जिसका अमाउंट तुमको मिलने वाला है, वह अमाउंट केवल तुमको मिलने वाला है F4 और F2 के बीच में लगने वाला अमाउंट। अब एक गौर करो कि यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं, 9 × 10⁻⁹। अब ए चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6। ए भी चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 और R स्क्वायर। अब बोलो ये 4 से लेकर के 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, मतलब पूरा का पूरा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो गया और उसको स्क्वायर करना है।
तो 6 सेंटीमीटर को तुम लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻², और अब तुम इसको स्क्वायर कर दो। अब तुम इसको सोल्व कर लो, तो 9 दूनी 18, दूनी 36, 10 के पावर 9 में से 12 जा रहा -3, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 10⁻² का स्क्वायर करोगे 10⁻⁴। 36 कैंसिल हो गया, ये ऊपर में जाएगा तो नीचे में -4 है, ऊपर में जाके +4 हो गया, और +4 में से 3 जा रहा है, इसका मतलब केवल तुम्हारा आ रहा है 10 न्यूटन। सो ए इज ए करेक्ट आंसर। और बच्चे थोड़े कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम समझते हो तो फिर तय बात है कि तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर से सुन लो, ए फोर्स और ए फोर्स इक्वल अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो गया, इसका मतलब केवल थर्ड फोर्स जो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है यही फोर्स तुम्हारा आंसर ला रहा है। और दोनों जगह चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का टोटल दूरी 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 4, 6 सेंटीमीटर हो गया। और बच्चे मेरे को दोनों चीज़, जब तीनों चीज़ पता चल गया, Q1 Q2 और R, जब सब चीज़ पता चल गया तो फिर मेरे को फोर्स फाइंड करने से कोई नहीं रोक सकता, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। और इस तरह से हमने जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक फिगर दिया हुआ है, चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर साइड है, तुम्हारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के -3 माइक्रोकूलम, मतलब यहां पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है तुमको फाइंड करना है। तो बच्चा जरा गौर करोगे, ये देखो यहां पर एक ट्रिक्स है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसा ही तुमको जब हम एक दूसरा क्वेश्चन अभी दिखलाएंगे तो वहां पर तुमको यहां फोर्स नजर आएगा। अभी तुमको यहां फोर्स, यहां पर एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। क्यों 60 बनेगा, क्योंकि कोलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब तुम एक बार यहाँ फोर्स लगाओगे तो फिर 120 डिग्री आएगा, तो तुम बहुत कंफ्यूज करोगे कि एक ही जैसा क्वेश्चन है तो फिर कहीं पर 60 डिग्री और कहीं पर 120 डिग्री क्यों बन रहा है। तो तुमको देखना होगा कि बड़ा वाला चार्ज कौन है। तो बड़ा वाला चार्ज ए है, 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम, यहाँ 1 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब फोर्स इधर खिंचाएगा। उसी प्रकार से 2 माइक्रोकूलम हो और ये 3 माइक्रोकूलम, मतलब फोर्स यहाँ खिंचाएगा। तो एक फोर्स ऐसे चला गया, दूसरा फोर्स ऐसे चला गया, तो इनके बीच का एंगल ए हो जाएगा। और सेकेंड टर्म जब आएगा उस समय फिर तुमसे इस बिंदु पर चर्चा करके तुमको बताएंगे। तत्काल तुम अभी ये बात जान लो कि यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो तुम एफ फाइंड कर लो, एफ फाइंड कर लो। मैंने F1 फाइंड किया, 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, 1/4πε0 9 × 10⁹ Q1 1 × Q2 3 × 10⁻⁶, और मैंने R स्क्वायर कर लिया तो आ गया 16.88। मैंने फिर F2 फाइंड कर लिया तो आ गया 33.75। अब मैंने फॉर्मूला पर आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। F1 का वैल्यू स्क्वायर, F2 का वैल्यू स्क्वायर, 2 F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, और cos 60 तुम जानते हो 1/2 होता है। ये सारे वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर रख करके सोल्व किए तो अपना आंसर आ गया 44.65 न्यूटन। क्या मैंने बताया बच्चा, एक बार फिर से क्लियर कर लो तुम यहाँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है। मैंने बोला कि सबसे पहले तुम इस फोर्स को फाइंड कर लो। फोर्स निकालने के लिए तुमको 1/4πε0 Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम, निगेटिव लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, निगेटिव तो ये डायरेक्शन बता रहा था कि चलो इसको खींच रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, इसको खींच रहा था। तो -3 माइक्रोकूलम मतलब 3 × 10⁻⁶। वैसे मैंने F1 निकाल लिया, अब इससे मैंने F2 निकाल लिया। क्या बोले, समझ में आ रहा है। जब मैं F1 निकाला तो 1/4πε0, Q1 का मतलब हो गया 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मतलब हो गया 3 माइक्रोकूलम, और R स्क्वायर का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लिए, इसका वैल्यू 9 × 10⁹, 1 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 × 4 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। इसी वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व किए तो अपना आ गया 16.88। अब जो काम तुम इधर किए वही काम तुम जब तुम इधर करोगे तो तुम्हारा एक वैल्यू और आ गया, तुम्हारा एक वैल्यू और आ गया 33.75। अब जब तुमको F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, सारे वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर रख करके सॉल्व किए तो अपन आंसर आ गया 44.65 न्यूटन, 44.65 न्यूटन। और बच्चा एक कैलकुलेशन तुम लोग थोड़े से आराम से बैठ करके करना। एक कैलकुलेशन में अगर मैं यहाँ पर सारे कैलकुलेशन, सारे मल्टीप्लाई, सारे डिवाइड करूँगा बेटा
तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन में तुम्हारा कितना आया था 44.65 न्यूटन। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन अच्छा से समझना, ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है वास्तव में उतना बड़ा प्रश्न है नहीं। अगर समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम गिवन फिगर यू हैव गिवन ए फिगर, ए बी सी डी, एक यहाँ पर स्क्वायर दे दिया गया है और सबका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एट द ऑल वर्टिसेस चार्जेज आर प्लेस्ड 2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड ऑल्सो -5 माइक्रोकुलम ऑन ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। देन यू हैव नीड एट द कॉर्नर, कैसे तुम कॉर्नर सॉरी सेंटर, कैसे तुम इसके सेंटर फाइंड करोगे? तो 2 डायगोनल डालोगे, दोनों डायगोनल जहां पर कटेगा वो सेंटर मिलेगा और सेंटर पर तुम्हारा दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम। तो फिर बताओ नेट फोर्स यहां पर के सेंटर पर कितना लग रहा है। अब बच्चा तुम अच्छा से केयर करना, देख बेटा बाय द वे 10 सेंटीमीटर है तो तुम ये डायगोनल फाइंड कर सकते हो। डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। डी इज इक्वल टू √2, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, भुजा 10 सेंटीमीटर और तुमको आधा का जरूरत है, आधा कर लोगे तो 5, इसका मतलब है कि डायगोनल मिल गया 5√2 सेंटीमीटर। तो ये तो एक अलग इशू है कि ये भी हो गया 5√2 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन चल अब इसमें थोड़े ट्रिक्स है सो पकड़। अब देख तो 1 माइक्रोकुलम यहां पर है और -5 माइक्रोकुलम यहां पर है और इसके बीच का डिस्टेंस 5√2 है। इसका मतलब है कि एक फोर्स यहां निकलेगा और जरा गौर करोगे कि टेक केयर, एकदम सावधान, यहीं पर नजर रखोगे, वही चीज यहां पर भी मिलने वाला है क्योंकि यहां पर भी चार्ज 1 माइक्रोकुलम है, -5 माइक्रोकुलम है और जितना डिस्टेंस ए होगा उतना ही डिस्टेंस ए भी होगा। इसका मतलब है कि जितना फोर्स इधर निकल रहा है उतना ही फोर्स इधर भी निकल रहा है और 2 अपोजिट और इक्वल फोर्स निकलता है बेटा। तो बोलो ये पूरा का पूरा इस लाइन पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्या बोला मैं, समझ में आया मैं क्या बोला? फिर से सुन ले, फिर से सुन ले, सारे बच्चे फिर से ध्यान दे, बिल्कुल एकदम केयरिंग होकर ध्यान दे, बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है। मैं बोला कि 1 माइक्रोकुलम चार्ज यहां पर है, -5 माइक्रोकुलम Q1 हो गया, Q2 हो गया और ये डिस्टेंस हो गया 5√2। जो अमाउंट यहां पर है वही सेम अमाउंट यहां पर भी है। एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो अमाउंट सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब जितना फोर्स यहां निकलेगा उतना ही फोर्स। और हमको ए पूरा का पूरा F1 पहला फोर्स है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जो चीज यहां पर हुआ वही चीज यहां पर भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ए पर इस डायगोनल पर भी टोटल फोर्स 0 हो गया और इस डायगोनल पर भी टोटल फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब है कि सेंटर पर नेट फोर्स क्या आ रहा है बच्चा? क्या आ रहा है? तो दोनों अगर 0 हो गया तो नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये चीज हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है। ए फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। तो तुम्हारा इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मैंने बोला था बेटा, इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने तुमको, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा रहा था तो इसी क्वेश्चन के बारे में मैं तुमको बोला था कि सेम चीज़ तुम्हें मिलेगा, देखने में लगेगा 5 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर 10 माइक्रोकुलम और 10 माइक्रोकुलम है और साइड 1 सेंटीमीटर है, ए भी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अभी जब हम यहाँ पर एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर 120 एंगल ले रहे थे, जबकि वहाँ पर एंगल ले रहे थे तो 60 डिग्री एंगल ले रहे थे। तो क्या रीजन है? अब रीजन देख, बहुत ही यूनिक रीजन है। यहाँ पर 10 माइक्रोकुलम चार्ज है और यहाँ पर 5 माइक्रोकुलम चार्ज है। इसका मतलब है कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ऐसे का मतलब ऐसे, एक फोर्स लग रहा है। अब यहाँ देख 10 माइक्रोकुलम है और यहाँ पर 5 माइक्रोकुलम है, इसका मतलब दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे, ऐसे, मतलब एक फोर्स ऐसे लगा, दूसरा फोर्स ऐसे लगा, तो फिर इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? तो ए 60 और ए 60, मतलब बोले तो पूरा का पूरा 120 डिग्री का कोण बनेगा। बच्चा ध्यान देने का जरूरत है, वहां पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा था क्योंकि यहां पर बड़ा चार्ज था, यहां पर छोटा चार्ज था, तो इसको ऐसे खींच लिया था। यहां पर क्या था? छोटा चार्ज था, 1 था, यहां पर बड़ा चार्ज था, 3 था, इसको ऐसे खींच लिया। इसका मतलब ए एंगल बन रहा था। लेकिन यहां पर बात उल्टा है, यहां पर ए छोटा चार्ज है और नीचे ही बड़ा चार्ज है। तो फिर तय बात है कि एक डायरेक्शन ऐसे बन जाएगा, दूसरा डायरेक्शन ऐसे बन जाएगा, ऐसे बोले तो ऐसे, दोनों का दोनों सेम बात हो गया।
इसका मतलब है ए लाइन खींचा गया एंगल बनाने के लिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बन रहा है 120 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा बेटा, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा। अब बाकी का ज्यों का त्यों जो प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस इसमें भी है। ये दोनों चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब तुम एक फोर्स यहाँ फाइंड कर सकते हो, उसी प्रकार से एक फोर्स यहाँ फाइंड कर सकते हो। और जब तुमको F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया और उनके बीच का एंगल भी तुमको मिला हुआ है, तो अब तुमको रिजल्टेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि तुम सभी बच्चे जानते हो कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर तुम 120 डिग्री लोगे और फिर बहुत ही आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा। यहां पर देखो मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए लिख दिया कि थीटा का मान तुमको 120 लेना होगा, और जब तुम 120 लेकर के सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेना। जैसे तुम अगर F1 निकालते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे वैल्यू लिखो 9 × 10⁻9। एक हो गया 10 × 10⁻6, दूसरा हो गया 5 × 10⁻6, और आर स्क्वायर कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो -4। अब जब तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 9 × 5 = 45 हो गया, 10 के पावर ऊपर में गया तो 9 × 4 = 13, 13 में से 6 × 6 = 12 जा रहा है, मतलब 10 हो गया, तो 450 न्यूटन। अब अगर ए फोर्स 450 न्यूटन है तो तय बात है इसके भी सारे वैल्यू इक्वल है, तो 450 न्यूटन ही आएंगे। और उसके बीच का जो इसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री आ रहा है, तो तुम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो 450 का स्क्वायर, 450 का स्क्वायर 2 450 450 और कॉस ऑन 120 होता -1/2, तो 2 कट गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 450 का स्क्वायर, 450 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 450 का स्क्वायर, ए कैंसिल और 450 स्क्वायर हो गया 450 न्यूटन। मतलब बहुत ही आसानी से, ए बड़ा देखने में लग रहा था लेकिन फिर भी बहुत ही आसानी से ए वैल्यू हम लोग को मिल गया। और तुम्हारा ये तो ऑप्शन में 450 न्यूटन है नहीं यार, कहीं पर कोई मिस्टेक हो रहे हैं क्या? cos 120 - 1/2, यस, सारे कैलकुलेशन सही किए हुए हैं। मे भी कहीं पर कुछ, एक बार फिर से चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो। 1 ये कितना हो गया 9 × 10⁻9, एक फोर्स फाइंड करो ना, 10 × 10⁻6, ये 5 × 10⁻6, 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻2 स्क्वायर करोगे तो -4। ए ऊपर में गया, आहा देखो यहां मिस्टेक हो गया था, एक 10 यहां भी तो था ना, एक 10 यहां पर भी था, एक 10 यहां पर भी था। इसका मतलब 9 × 5 = 45, ठीक, 4 ऊपर गया, 9 × 4 = 13 और एक यहां 10 है, 13 और 1 = 14 और 10⁻6 12, इसका मतलब 4500। यहाँ 45, 10 के पावर यहाँ 2 बचेगा, 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन। अब अगर फॉर्मूला पर आ जाए, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 120। अब जितना F1 है उतना ही F2 भी है, उतना ही F2 भी है, तो 4500 का स्क्वायर, 4500 का स्क्वायर और ये हो गया -1/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया -4500। इसका मतलब है कि बेटा तुमको एक ऑप्शन यहाँ पर मेरे को देना चाहिए था, ये इसका आंसर आ रहा है 4500 न्यूटन। केयर कर लेना, चेक कर लेना, ऑप्शन में हम लोग इसको नहीं लिख पाए थे। तो बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन तुमको मिला, मतलब इस क्वेश्चन का ट्रिक्स मैं तेरे को बताना ये चाह रहा था कि हाँ 120 डिग्री क्यों बना, इस चीज को भी तुम अच्छा से देख लेना। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्जेज है 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन +10 सेंटीमीटर। तो बच्चा यहाँ देखो उसका आंसर 4500 न्यूटन लिखा हुआ है। वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है बच्चा, वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तुम्हारा 2 बार रिपीट हो गया है और इसका आंसर देखो यहाँ पर 4500 लिखा हुआ है। सो तुम्हारा आंसर मिल गया यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं तुमको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, बाकी कैलकुलेशन खुद करना। 2 स्फीयर्स ऑफ चार्जेस 10 कूलम एंड 40 कूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम वेयर द फोर्स ऑफ 1 कूलम इज 0। अब बेटा बाय द वे एक यहां पर चार्ज है 10 कूलम, यहां पर चार्ज है 40 कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। कोई ना कोई इनके बीच में एक ऐसा जगह है जहां पर चार्ज है 1 कूलम और यहां पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स 0 आ रहा है। यहां पर फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम वेयर द फोर्स ऑन 1 कूलम इज 0। यहां पर टोटल फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये चीज हम लोग को देखना है। तो बच्चा यहां पर मैं तुम्हें बताया एक फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और 10 × 1/x²। बाय द वे अगर यहां से यहां के डिस्टेंस को x ले लो तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? ये डिस्टेंस बच गया 0.12 माइनस x। 0.12 कहने का मतलब हुआ कि 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.12 मीटर। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/x² इज इक्वल टू 4/0.12 माइनस x का स्क्वायर। अब ऐसा करो, थोड़े से यहां पर केयर करो, यहां पर क्या करो कि यहां 2 कर लो और इस पूरे को स्क्वायर एक ही बार कर लो, तो ई स्क्वायर से कट गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/0.12 माइनस x। अगर बाय द वे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो 0.12x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नहीं सॉरी 1/x है, सॉरी 1/x है। ये देखो 1/x है, 1/x है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 2x इज इक्वल टू 0.12 माइनस x, इधर लाओगे तो 3x इज इक्वल टू 0.12 और x इज इक्वल टू 0.04 मीटर। सो योर करेक्ट आंसर इज 0.04 मीटर। तो बच्चा इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छा से देख लियो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी तुमको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, सिंपल क्वेश्चन है कि 3 चार्जेज ईच Q are placed at the corners of an equilateral triangle. Find out resultant force on any one charge due to the other 2 charges. 3 चार्जेज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब पर Q है। तो किसी एक चार्ज पर 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो बच्चा ये ऐसा क्वेश्चन तो पहले ही बना लिए हो। अब दोनों इक्वल है तो एक चार्ज, एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60, यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब तुम्हारा आंसर आने जा रहा है, टोटल फोर्स आने जा रहा है, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3q² अगर साइड को तुम a ले लेते हो। अगर इस a को ले तो क्या हो जाएगा? F1 क्या निकल जाएगा बोलो तुम्हें? क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज q, दूसरा चार्ज q, बीच का डिस्टेंस a तो a²। इसका मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/a²। ये हो गया पहला फोर्स, इतना ही हो जाएगा। दूसरा फोर्स, ये सारे वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, यहां 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर बाय द वे तुम इसको x मान लो कुछ देर के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, तो ये भी हो गया x², ये भी हो गया x², cos 60 1/2 तो 2 कैंसिल हो गया, x मतलब ये भी हो गया x²। मतलब तुम्हारे पास बच रहा है 3x²। x² का तो x निकल जाएगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। अब बोलो x का वैल्यू कितना तुमको आया है? x का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/a² और √3 ज्यों का त्यों रह गया। ये तुम सामान्य तरीके से बना सकते हो और ये तुम्हारा आंसर रहा। तो बच्चे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए, 2 हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लिए, बहुत सारा टॉपिक्स आज हुआ, थोड़ा क्लास लंबा हो गया, कोई नहीं। अगर क्लास तुम करोगे तो ऐसे क्लास तुमको मिलेंगे ही। बड़े बड़े क्लासेज हैं, ये सारे क्लासेस को तुम अच्छा से करना। सारे क्वेश्चन आज बहुत बेस्ट क्लास, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम लेकर के आए थे, सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे और मैं प्रयास किया कि अच्छा से अच्छा मैं तुमको डील करके दूँ, पूरे क्वेश्चन को तुम अच्छा से समझना। फिर भी बाय द वे कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो फिर तुम मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे अभी न्यूली मेरे चैनल से ऐड हुए हो, सारे बच्चे को मैं एक बताना चाहता हूं कि तुम इसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने जो तुम्हारे क्लासमेट हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी बोलो कि ये क्लास को करें।
अच्छी क्लासेज है। इस क्लास को करने के लिए बच्चे या तो मेरे पास उनको आना होगा, उनको अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो उन्हें तो क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में मैं उनसे फीस ले लूंगा। यहाँ पर तो उनसे कुछ लगने वाला नहीं है। घर बैठे उनको एक अच्छी सी क्लासेस मिल रही है, सेलेक्टेड क्वेश्चन उनको मिल रहा है, जो उनके कोर्स को भी डिपेंड करता है। और कल कंपटीशन में जाते हैं तो भी ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। तो तय बात है कि उनको भी बोलो कि चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी यहाँ से क्लासेज जाएंगे वो सारे के सारे क्लासेज उनको आसानी से मिल सके। तो चलो बच्चे, फिर नए क्लास में नए चीज़ों के साथ फिर हम तुमसे आकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।